स्वागत नहीं करोगे तुम्हारे भाई का, मेरे प्यारे प्यारे सीए इंटर क्यूडीज। कैसे हो आप लोग? सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द अमेंडमेंट इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस। ये अमेंडमेंट वैसे सितंबर 25 के आरटीपी में आया था। इसके रिगार्डिंग मैंने टेलीग्राम पे आपको अपडेट भी किया था कि ऐसा ऐसा अमेंडमेंट है। बट येस, मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो भी बना लिया जाए इसके बारे में। और ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल था फ्रॉम सितंबर 25 एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है, जैसे मैंने बताया था। तो जिनका टाइम जैन 26 वगैरह में भी है उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है, राइट। तो इसलिए हम इसको कवर करेंगे। मैं इसके लिए, अगर आप देखोगे तो सितंबर 25 की आरटीपी के अंदर भी था, जैन 26 की आरटीपी में भी सेम टू सेम अमेंडमेंट कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो इट इज़ द सेम थिंग, ठीक है। अब या तो इतना राम कथा पढ़ लो, या फिर भाई आए टेंशन को लेते हो, करा के जाएगा ना। तो इसलिए मैंने आपके लिए एक समरी भी डाल रखी है पूरी। तो हम जब इसको रीड करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसको समराइज्ड वे में भी पढ़ लेंगे, और फिर आरटीपी के अंदर भी जो डिटेल में दिया हुआ है वो भी ऊपर से गो थ्रू कर लेंगे। तो आने वाले समय में आपको फिर आरटीपी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिटेल में, आपको सिर्फ जो मैंने समरी दिया है वो पढ़ने की ज़रूरत है, काम हो जाएगा। ये समरी मैं मेरा टेलीग्राम पे डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जाके ज्वाइन कर लेना। और ये समरी जो है अमेंडमेंट की आपके लिए एकदम यूजफुल हो जाएगी। देखो मैंने एकदम सब समराइज करके रखा हुआ, मजा आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहला, अच्छा आई होप आपने एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस पहले पढ़ रखा है, ठीक है, ध्यान रखना। नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, फटाफट से देख लो। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस में पूरे डिस्कशन को हम दो पार्ट में बांटते थे। एक जो कॉर्पोरेट एंटिटीज होती थी, जो कंपनीज होती थी, तो कंपनीज में दो सेक्शन थे। नॉन एसएमसी मतलब बड़ी कंपनी, एसएमसी मतलब छोटी कंपनी, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें होता क्या था कि एसएमसी का कुछ कंडीशन दे रखा था, ठीक है। अगर वो सारे मीट करेगा तो एसएमसी, एक भी मीट नहीं किया तो नॉन एसएमसी, ऐसा होता था। यहां कोई चेंज नहीं, दिस रिमेन्स द सेम। अब आते हैं नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में, बराबर। उसमें पहले 4 लेवल्स होते थे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ठीक है। अब हर लेवल में आप कौन से लेवल में फॉलो कर रहे हो उसके लिए कंडीशंस दे रखी थी। अब इतना मगजमारी होता था याद रखने के लिए, तो इन्होंने आपके जो तकलीफ है उसको दूर कर दिया। इन्होंने बोला लेवल 1, 2, 3, 4 के बदले इसको भी 2 कैटेगरी में डाल देते हैं। इसको भी मतलब जैसे कॉर्पोरेट की 2 कैटेगरी है ना, नॉन एसएमसी एसएमसी, वैसे नॉन कॉर्पोरेट की भी 2 कैटेगरी, एक लार्ज और एक एमएसएमई। अब जो उस समय लेवल 1 में क्वालिफाई होते थे उसको इन्होंने बोल दिया लार्ज एंटिटीज, ठीक है। और जो लेवल 2, 3 और 4 थे, इन तीनों को मर्ज किया और बोले जो पहले लेवल 2, 3, 4 में आते थे वो अब हटकर एक सिंगल कैटेगरी में आ जाएंगे, वो रहेंगे एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो एक हो गया आपका लार्ज एंटिटी और एक हो गया आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब कौन सी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी लार्ज वाले में फॉल करेगी और कौन सी एमएसएमई में फॉल करेगी, इसको इन्होंने समझाया है, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बस आपको समझा फर्क का है। फर्क यहाँ है, ये 4 लेवल जब नहीं है, अब या तो लार्ज होगा या एमएसएमई होगा। जैसे यहां था ना, जैसे एसएमसी या नॉन एसएमसी, वैसे ही या तो लार्ज या एमएसएमई। अब कौन सी कंपनीज कौन सी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज लार्ज में होगी और कौन सी एमएसएमई में होगी, वो इन्होंने कैसे डिफाइन किया सुनना। इन्होंने ये बताया एमएसएमई में कौन कौन क्वालिफाई करेगा, एमएसएमई में आने के लिए कौन कौन क्वालिफाई करेगा, तो उसकी कंडीशंस दे दी। अब बोला अगर ये सारे कंडीशन मीट किए तो आप मुबारक हो, आप एमएसएमई हो। अगर इनमें से एक भी कंडीशन मीट नहीं किया तो आप बन जाओगे लार्ज एंटिटी। अब फर्क क्या पड़ेगा इससे, जितने आपको एएस फॉलो करने पड़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उस पर फर्क पड़ेगा। लार्ज वाले को सारे एएस फॉलो करना है, एमएसएमई को कुछ रिलैक्सेशन है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब एमएसएमई के कंडीशंस देख लो, मैं आपको इसको याद करने की हिंट भी दूंगा, ठीक है। सुनना, एमएसएमई के कंडीशंस क्या है। सबसे पहली बात, ऑल सारे मीट करना है। सबसे पहले, यू शुड नॉट बी लिस्टेड, नाइदर यू शुड बी इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, ना ही आप लिस्टेड होने चाहिए ना ही लिस्टिंग के प्रोसेस में होने चाहिए। शॉर्ट में लिख के दिया आपको मैंने। सेकेंड, यू शुड नाइदर बी अ बैंक नॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉर इंश्योरेंस कंपनी। जैसे आप कोई म्यूचुअल फंड कंपनी भी नहीं हो सकते, बराबर। तो बैंक नहीं होना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी नहीं होना है, इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं होना है। तीसरा, आपका टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 250 करोड़, इट शुड नॉट बी बियॉन्ड 250। 250 के 1 रुपया भी ऊपर नहीं होना चाहिए, 250 तक रहेगा तो चलेगा। जब टर्नओवर चेक करोगे तो डोंट कंसिडर अदर इनकम इन इट, टर्नओवर शुड बी कंसिडर्ड एक्सक्लूडिंग अदर इनकम। फोर्थ कंडीशन, बोरोइंग्स शुड नॉट एक्सीड बियॉन्ड 50 CR, ठीक है। तो ये याद कैसे रहेगा, टर्नओवर बोरिंग्स
डिवाइड बाय 5 का रूल याद रखने का, टर्नओवर याद रखो, उसको डिवाइड बाय 5 करोगे तो कितना बोरिंग्स का लिमिट है वो मिल जाएगा, सिंपल। तो टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन 250, बोरिंग शुड नॉट बी मोर देन 50 CR। उसके अलावा आप किसी भी लार्ज एंटिटी के होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होने चाहिए। मान लो आपका होल्डिंग सब्सिडरी मतलब आपके माता पिता मान लो लार्ज एंटिटी है, तो आपको भी लार्ज बना देंगे, बराबर। तो यू शुड नॉट बी ए होल्डिंग सब्सिडरी ऑफ अ लार्ज एंटिटी। अगर ये सारे मीट किया, ऑल आर सेटिस्फाइड, मतलब ना ही आप लिस्टेड, ना ही बैंक, ना ही टर्नओवर 250 के ऊपर, ना ही बोरिंग 50 के ऊपर, ना ही आपका कोई होल्डिंग सब्सिडी लार्ज एंटिटी है, अगर ये सब मीट किया तो आप एमएसएमई कहलाओगे। इसमें से मान लो एक भी मीट नहीं करता है, मान लो आप बैंक नहीं हो, टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहे, बट आपका बोरिंग ज्यादा है, मतलब एक भी कंडीशन मीट नहीं करता है, तो आप लार्ज एंटिटी कहलाए जाओगे। सबको समझा? ठीक है। तो 5 कंडीशन फटाफट से मुझे बताओ, इधर ही याद करके जाएंगे फटाफट से। यू शुड नॉट बी लिस्टेड नॉर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, यू शुड नाइदर बी अ बैंक, इंश्योरेंस, एनबीएफसी, टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन 250, बोरिंग शुड नॉट बी मोर देन 50, एंड यू शुड नॉट बी अ होल्डिंग सब्सिडी ऑफ लार्ज एंटिटी। ध्यान रखना। अच्छा 250 करोड़, हाँ करोड़, ओके। अब इसको याद कैसे रखें? आपको पता है ये जो 5 कंडीशन है ना, ये सेम कंडीशन एसएमसी की भी है। तो इन शॉर्ट जो एमएसएमई है उसकी कंडीशन और जो एसएमसी की कंडीशन है वो सेम है, सेम है। तो फर्क क्यों है? ऐसे 2 कैटेगरी क्यों बनाया? क्योंकि एसएमसी नॉन एसएमसी हम कॉर्पोरेट्स को डिवाइड करते हैं, कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड वगैरह, है ना। नॉन कॉर्पोरेट में आता है आपका पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह, फर्म्स इज नॉट अ कंपनी, बराबर। तो फर्म के लिए अपन ऐसा कैटेगरी होता है लार्ज या एमएसएमई, इसलिए। बट एमएसएमई का क्राइटेरिया और एसएमसी का क्राइटेरिया सेम है, तो याद रखना आपके लिए आसान है, ठीक है। तो 5 कंडीशन, 5 मीट किया तो एमएसएमई, एक भी मीट नहीं किया तो लार्ज एंटिटी। यहां तक हो मेरे साथ? एकदम है सर। अच्छा, तो मैंने आपको हिंट भी दिया, याद कैसे रखोगे कि आप एसएमसी का याद रख लो तो ये भी याद आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आगे अब कुछ एग्जेम्पशंस एंड रिलैक्सेशंस। नॉर्मली होता क्या है, व्हेन यू आर एमएसएमई मतलब छोटे कंपनी हो आप, छोटे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी हो आप, कंपनी नहीं बोलना चाहिए, छोटे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी हो अगर हो आप, तो मुबारक हो, आपको कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब रिलैक्सेशन को मैंने कुछ पार्टों में बांटा है, 5 हिस्सों के अंदर बांटा है। इसमें से पहले 2 इंपॉर्टेंट है जो एमसीक्यू वगैरह में आ सकते हैं, बाकी आप रीड करोगे तो भी चलेगा। सबसे पहले ये एग्जेम्पशन रिलैक्सेशन लार्ज वाले को अवेलेबल नहीं है, लार्ज एंटिटी हो सब फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो अगर आप एमएसएमई हो तो 4 एएस फुल्ली एग्जेम्प्ट है आपको, मतलब ये पूरे के पूरे एएस आपको एप्लीकेबल ही नहीं है। वो 4 कौन से? 3, 17, 20, 24। याद रखना, कैश 3 इज कैश फ्लो, 17 है सेगमेंट रिपोर्टिंग, 20 ईपीएस और 24 डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वाला। 4 एएस पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट, ये याद रखना, ये एमसीक्यू में आएगा, ठीक है। उसके अलावा ये पहला पॉइंट। दूसरा, 2 एएस एग्जेम्प्ट है प्रोवाइडेड आप ये 2 क्राइटेरिया मीट करो। क्या बोला? 2, देखो ये 4 तो अगर आप एमएसएमई हो तो पक्का पक्का एग्जेम्प्ट। ये 18 और 28, 18 कौन सा है सर? 18 इज आपका रिलेटेड पार्टी, 28 इज आपका इंपेयरमेंट। तो ये 2 एग्जेम्प्ट है, बट उसके लिए भी ये 2 क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। मतलब एक तो आपको एमएसएमई होना पड़ेगा, उसके अलावा ये 2 कंडीशन और मीट करनी पड़ेगी, तो जाके आपको ये 2 भी एग्जेम्प्ट रहेंगे, 18, 28। कौन से ये 2 कंडीशन? टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 50 करोड़ एंड बोरिंग शुड नॉट एक्सीड 10 करोड़। मतलब एमएसएमई तो होना पड़ेगा। अब एमएसएमई के अंदर भी एकदम छोटी कंपनी एकदम छोटी एंटिटी होना पड़ेगा, ये 2 की माफी के लिए भी। मान लो अगर आप एमएसएमई हो, एमएसएमई कौन होता है? जिसका टर्नओवर 250 से कम है, 250 से कम है, लेकिन आपका मान लो टर्नओवर 150 है, तो आप एमएसएमई हो। बट टर्नओवर 50 से ऊपर है ना, तो आपको ये 2 में एग्जेम्पशन नहीं है, ऐसा आपको याद रखना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अरे यस और नो? यस सर। तो ये 2 का एग्जेम्पशन is subject to 2 conditions. Turnover should not exceed 50 CR, borrowing should not exceed 10 CR. अब ये याद कैसा रहेगा? डिवाइड बाय 5 का रूल। जो ऊपर एमएसएमई का 250 करोड़ है ना, उसका डिवाइड बाय 5 करोगे तो ये वाला कंडीशन मिलेगा, टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 50। बोरिंग का ऊपर कंडीशन 50 है ना, तो डिवाइड बाय 5 करोगे तो 10। अब वो तुम्हारी मर्जी, कैसे भी याद रखो भाई। ये 2 एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, 4 एएस फुल्ली एग्जेम्प्ट, 3, 17, 20, 24 विदाउट एनी कंडीशन, सिर्फ एमएसएमई होने का। दूसरा, 2 एएस एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू ये 2 कंडीशन भी मीट करने का, ठीक है। उसके अलावा देयर आर सम पार्शियल रिलैक्सेशन। पार्शियल का मतलब ये पूरे एएस एग्जेम्प्ट नहीं है, इस एएस के कुछ कुछ चीजें एग्जेम्प्ट है। मान लो
कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एग्जाम्प्ट रहेगा, कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट रिक्वायरमेंट एग्जाम्प्ट रहेगा, ऐसा। तो इसके डिटेलिंग आपको आरटीपी के अंदर मिलेगी कि AS 10 में भी एग्जैक्टली क्या एग्जाम्प्ट है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना आपको डिटेल में याद रखने का जरूरत नहीं है। बट पार्शियल रिलैक्सेशन किसको किसको लेकर है वो आप एक बार गो थ्रू कर लेना, 10, 11, 15, 19, 22, 26, 28, 29, इसको लेकर आपको है पार्शियल रिलैक्सेशन। मुझे लगता है इतना डेप्थ में टेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए ये दो, दिस इज व्हाट आई फील इज इंपॉर्टेंट, बट यस पार्शियल रिलैक्सेशन है इन सब के अंदर। उसके अलावा दो और पॉइंट बोला है, AS 14 और AS 27 आपको अप्लाई करना है ओनली इफ ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट। ऐसा क्यों बोला है? 14 का मतलब होता है अमालगमेशन, 27 का मतलब होता है जॉइंट वेंचर। बोलता है 14 और 27 अप्लाई तभी करना जब आपने कोई अमालगमेशन में या जॉइंट वेंचर में एंटर किया है, अगर एंटर नहीं किया तो अप्लाई मत करना। ये कितनी ऑब्वियस सी बात है ना यार। ठीक है। उसके अलावा सेम चीज नीचे भी बोली है, 21, 23, 27। 21 क्या होता है? आपका फेवरेट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 23 इज फॉर एसोसिएट्स, 27 इज फॉर जॉइंट वेंचर। और है AS 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते थे ना अपन, क्वार्टरली हाफ ईयरली रिपोर्ट्स, वो तो ये भी अप्लाई तब करना ओनली इफ दोज रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड, बिकॉज एज पर AS 21, 23, 27 यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS एंड एज पर AS 25 यू आर प्रिपेयरिंग इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो ये दो रिपोर्ट बना रहे हो तो ही इनको फॉलो करना। मान लो आपको CFS एप्लीकेबल नहीं है, आपकी कोई सब्सिडरी नहीं है ना, मान लो आप अकेले हो, तन्हा दिल तन्हा सफर, तो उस केस में आप CFS बना ही नहीं रहे, तो इसको अप्लाई मत करना। तो बेसिकली 4th और 5th में ये बोला है कि अगर इनके ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हो या इसकी रिपोर्ट्स बना रहे हो तो ही इनको अप्लाई करना, वरना अप्लाई मत करना। तो ये MSME की एग्जाम्पशंस थी। तो इसमें पहले दो और आखिरी के दो भी याद रखना ईजी है। पार्शियल एग्जाम्पशन इज समथिंग जस्ट यू कैन रेफर इट। उसके अलावा एक और चीज, मान लो आप लार्ज एंटिटी थे पिछले साल तक, ये साल आके आप MSME बन गए, है ना। मान लो आप फॉर द ईयर 24-25 यू आर लार्ज बिकॉज आपका टर्नओवर बोरिंग सब ज्यादा था। अब 25-26 में आकर आप छोटे हो गए। कैसे? आपका टर्नओवर गिर गया, बोरिंग्स गिर गई, सब गिर गया आपका, और बाकी सारे कंडीशन भी वो वाले मीट कर रहे हो कि आप MSME क्लासीफाई हो गए। तो क्या मुझे नेक्स्ट ईयर 25-26 से ही MSME के रिलैक्सेशन मिल जाएंगे? वो बोलते हैं नहीं। अगर आप लार्ज एंटिटी से MSME बन रहे हो ना, तो 2 साल तक MSME बन के दिखाओ तो आपको रिलैक्सेशन मिलेंगे। देखो नीचे बोला हुआ है, इफ एन एंटिटी बिकम्स MSME, मतलब लार्ज से आप MSME बन रहे हो, पहले लास्ट थे अभी MSME बन रहे हो, तो रिलैक्सेशन स्टार्ट ओनली आफ्टर इट स्टेज MSME फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। तुम समझ रहे हो क्या? लार्ज से MSME बनोगे तो MSME 2 साल तक बन के दिखाओ, छोटे 2 साल तक बन के दिखाओ, तो आपको रिलैक्सेशन अप्लाई होंगे। सबको समझा ये वाला पार्ट? यस। अभी 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक, ठीक है। छोटा सा अमेंडमेंट है, हो गया अमेंडमेंट, ठीक है। अब मेरी आदत है, मैं ऐसे नहीं छोड़ता हूँ, मैं आपको अभी रिवाइज कराऊंगा जो मैंने पढ़ाया, फिर आरटीपी गो थ्रू करवाऊंगा, फिर आरटीपी में इसको लेकर क्वेश्चन था वो भी गो थ्रू करवाऊंगा। क्या बात कर रहे हो सर? सच्ची मैं नहीं मानता। आओ फटाफट से सुनो। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS, कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में कोई चेंज नहीं है, छोड़ दो। नॉन कॉर्पोरेट में अभी 2 कैटेगरी है, लार्ज और MSME। जो लेवल 1 था वो लार्ज बन जाएगा, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 MSME में आ जाएगा। अब MSME के 5 कंडीशन, 5 मीट किया तो MSME, वरना आप लार्ज हो जाओगे। 5 कंडीशन क्या है? नॉट लिस्टेड नॉर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, not a bank, insurance or financial institution. It should turnover should not exceed to 50 crores. Borrowings should not exceed 50 crores. It should not be a holding subsidiary of large entity. अच्छा, जब turnover देखोगे तो it should exclude other income, ध्यान रखना। If all condition met, then MSME, अगर एक भी मीट नहीं किया तो आप लार्ज एंटिटी हो। उसके अलावा एग्जेम्पशंस क्या है? लार्ज को कोई एग्जेम्पशन नहीं है, MSME को 4 AS फुल एग्जेम्प्ट, 3, 17, 20, 24। 2 AS एग्जाम सब्जेक्ट टू और 2 कंडीशन है, 18, 28 एग्जाम्ट है, बट टर्नओवर उसके लिए 50 से नीचे होना चाहिए, बोरिंग 10 से नीचे होनी चाहिए। पार्सल एग्जाम्शन फॉर कुछ AS। उसके अलावा 14, 27 मतलब अमालगमेशन जॉइंट वेंचर अप्लाई तब करना जब उसका ट्रांजैक्शन हो करंट ईयर में। 21, 23, 27, 25 इसमें CFS मतलब कंसोलिडेशन वाली रिपोर्ट और इंटरिम की रिपोर्ट बनती है, तो ये तब अप्लाई करना जब आप वो रिपोर्ट बना रहे हो। उसके अलावा बड़े से MSME में आ रहे हो, लार्ज एंटिटी से MSME बन रहे हो, तो 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक MSME बन के रहना, फिर आपको रिलैक्सेशन मिलेंगे। सिंपल, ठीक है। अब आ जाओ आरटीपी के अंदर। आरटीपी में क्या दिया हुआ है? ये सितंबर 25 की आरटीपी है, जैन 26 में सेम अमेंडमेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब इसमें आपको बोला हुआ है, पहले सबसे पहले तो आपको MSME वगैरह डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, कि MSME की कंडीशंस क्या है, इसको समराइज फॉर्म में मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। उसके बाद वो बोला है कि लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 मिलके बन जाएंगे MSME। आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ गो थ्रू करवा के कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि अपना हो गया ये। उसके बाद बोलता है कुछ एग्जाम्पशन अवेलेबल है MSME को लेकर, फिर ज्ञानबाजी दिया हुआ है, ठीक है। फिर नीचे आके बोला एग्जाम्पशन कौन से। देखो क्या बोलता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS टू लार्ज
एंटिटीज शुड कंप्लाई इन फुल विथ ऑल एएस। लार्ज हो सबका अप्लाई करो। अगर आप एमएसएमई हो तो क्या क्या एग्जाम्प्ट है? एएस नॉट एप्लीकेबल टू ऑल एमएसएमई इन इट्स एंटायरली, पूरे पूरे एग्जाम्प्ट 3/17/2024। ठीक है। 1828 एग्जाम्प्ट सब्जेक्ट टू टू कंडीशन। टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 50, बोरिंग शुड नॉट बी इन एक्सेस ऑफ 10। इसमें एक और कंडीशन ध्यान रखना, यू शुड नॉट बी अ होल्डिंग सब्सिडरी ऑफ एन एमएसएमई नॉट कवर्ड अबव। मतलब आप जो एमएसएमई यहां कवर नहीं होती है, इसके आप होल्डिंग सब्सिडरी भी नहीं होने चाहिए। दैट इज ऑब्वियस सी बात यार। अगर आप ऐसी किसी कंपनी के होल्डिंग सब्सिडरी हो जो यहाँ कवर नहीं है, तो आपको फिर ये दोनों अप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा देर आर सर्टन रिलैक्सेशंस एग्जाम्पशंस विच आर अवेलेबल टू माइक्रो स्मॉल। मैंने बताया किसमें किसमें रिलैक्सेशन है, 10, 11, 15। वो भी क्या क्या रिलैक्सेशन है वो यहाँ दिया हुआ है कि कौन से वो बोलता है एनकरेज डिस्क्लोजर्स को लेकर रिलैक्सेशन है, यहाँ भी डिस्क्लोजर को लेकर रिलैक्सेशन है, वैसे बताया हुआ है। उतना डिटेल में पढ़ने का जरूरत आपको नहीं है। एनीवेज, उसके बाद नीचे बोला हुआ है, देखो वो वाला कि एमएसएमई को 1427 अप्लाई तब करना इफ दीज ट्रांजैक्शंस आर देयर, बराबर। फिर 21, 23, 27, 25 ये अप्लाई तब करना अगर आप उसकी रिपोर्ट बना रहे हो। ये आपका एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस का अमेंडमेंट खत्म हो जाता है। उसके नीचे एक और अमेंडमेंट दे रखा है, अमेंडमेंट टू एएस 22। सर अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, वो डिफर्ड टैक्स वाले में भी अमेंडमेंट है क्या? नहीं बाबा, इसमें एक्चुअली हुआ क्या है, अपना एक टैक्सेशन में कुछ चेंज हुआ था वो 2 पिलर मॉडल को लेकर। उसके बारे में बीबी सर को पूछना, बीबी सर बताएंगे। यस पीपल, बराबर। तो उसमें कुछ चेंजेस हुए थे, बट वो आपके टैक्सेशन सिलेबस में भी नहीं है। 2 पिलर मॉडल आपके जो इंटर का होता है डायरेक्ट टैक्स पेपर, मेरे जहाँ तक मेरा नॉलेज है उसमें भी कवर्ड नहीं है, वो आपके उसके भी सिलेबस के बाहर है। तो जब टैक्सेशन में ये कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसको लेकर जो डिस्क्लोजर का चेंज आया 22 में, वो भी आपको लगता है रेलिवेंट नहीं है। इफ़ यू वांट यू कैन गिव इट अ रीड, बट इट इज़ नॉट वेरी मच रेलिवेंट। टाइम पास ही करोगे पढ़ के इसको, ठीक है, तो पढ़ने का जरूरत नहीं है। एनीवेज, तो ये अपना हो गया। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको बताया था, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। ये देखो एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस का क्वेश्चन क्या बोलता है, सुनना। बोलता है एज पर द रिवाइज स्कीम इफेक्टिव फ्रॉम अकाउंटिंग पीरियड्स कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 April 24, क्लासीफाई नॉन कंपनीज एंटिटीज फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ब्रीफली एक्सप्लेन ईच कैटेगरी। तो नॉन कंपनी मतलब नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के अंदर 2 कैटेगरीज आप क्रिएट कर लोगे। पहला रहेगा आपका एक लार्ज वाला और दूसरा आपका रहेगा एक एमएसएमई वाला। अब इसमें आप बता देना कि एमएसएमई का क्राइटेरिया वगैरह क्या है ना, और उसमें बता देना कि उसको कुछ रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। तो इनका अगर आप सोल्यूशन देखोगे तो इन्होंने वैसे कुछ किया हुआ, आप एक बार प्लीज़ देख लो मेरे साथ ही, ताकि आपका हाथों हाथ इधर ही हो जाए। देखो क्या बोलता है, जो रिवाइज स्कीम है उसके हिसाब से 2 कैटेगरी है, एक आपका एमएसएमईज है और एक आपका लार्ज एंटिटी है, बराबर। एमएसएमई का क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आप लिस्टेड नहीं होने चाहिए, लिस्टिंग के प्रोसेस में नहीं होने चाहिए, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम 250 के ऊपर नहीं होना चाहिए, बोरिंग्स 50 के ऊपर नहीं होनी चाहिए, आप बड़ी कंपनी का होल्डिंग सब्सिडी नहीं होना चाहिए, वो सब आपको बोला हुआ है। ठीक है, और नीचे एक और चीज़ क्लैरिफाई किया हुआ है कि जो पहले लेवल 1 था वो लार्ज बन गया है, और जो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 था वो एमएसएमई बन गया। सिंपल। सो इसी के साथ आपका अमेंडमेंट खत्म हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो था ना एमएसएमई का, ये जो था 1828 किसको एप्लीकेबल नहीं है, तो इसमें अपने आरटीपी में एक और दिया था ना कंडीशन कि आप ऐसे किसी एमएसएमई के होल्डिंग सब्सिडी नहीं होनी चाहिए जो यहाँ फॉल नहीं करता है, तो आप वो भी लिख दो ना, नॉट अ होल्डिंग सब्सिडरी of MSME, not a holding subsidiary of MSME, not covered above। not covered above मतलब जो MSME यहाँ कवर्ड नहीं है, अगर आप उसके होल्डिंग सब्सिडरी हो तो आपको भी इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी, बराबर, ध्यान रखना। तो यू शुड नॉट बी अ होल्डिंग सब्सिडरी ऑफ एमएसएमई नॉट कवर्ड अबव। प्लीज़ को कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना, आपको लगेगा ये क्या ही लिखा है सर, कुछ नहीं बाबा। मान लो आप ऐसी किसी एमएसएमई के होल्डिंग सब्सिडरी हो जो इससे बड़े है, जिसका टर्नओवर 50 के ऊपर है, बोरिंग 10 के ऊपर है, तो फिर आपको भी रिलैक्सेशन नहीं है। सिंपल। ठीक है, तो ये पॉइंट एक ऐड कर लेना बस, क्योंकि आरटीपी में दिया हुआ तो आप भी लिख लो उसको। क्लियर? यस। सो दिस कंप्लीट्स योर अमेंडमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस। छोटा सा था, कुछ है नहीं इतना खास, एक बार बस गो थ्रू कर लेना। ये नोट्स मैं आपके इस पर डाल देता हूँ टेलीग्राम पे। ठीक है, सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और अपने कोई दोस्त वगैरह है उनके साथ भी शेयर कर देना, उनसे मिस आउट ना हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।